फिर से एक बार ग्राफ एजुकेशन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज हम लेक्चर 2, जो हमने कल एक लेक्चर 1 किया वक्र रेखी निर्देश तंत्रों के बारे में, आज उसी कड़ी में लेक्चर 2 आपके साथ में स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले कुछ रिवाइज हम कल का थोड़ा सा एक टॉपिक ले लेते हैं, जिससे कुछ जो हम कनेक्ट करने वाले हैं अब थोड़ी देर में आपके साथ में आपको क्लियर होने लग जाएगा। तो मैंने कल आपसे बात की थी लांबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र के बारे में। तो लांबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र से हम कैसे समझने का प्रयास करें, मेरा कहने का मतलब है कि हम एक बार दोबारा से उसको रिपीट करना चाहते हैं। मैं एक बार लांबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र से आपसे चर्चा शुरू कर लेता हूं कि ऐसे निर्देश तंत्र जो या ऐसे वक्र पृष्ठ जो एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करे, लांबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र कहलाता है। जिस प्रकार कार्तीय निर्देश तंत्र में किसी कण की स्थिति को व्यक्त करने के लिए निर्देशांकों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से वक्र रेखी निर्देश तंत्र में भी किसी भी पार्टिकल की स्थिति को व्यक्त करने के लिए कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता पड़ती है। और वो कोऑर्डिनेट्स को हम इस प्रकार से लिखते हैं, जो कि निम्न प्रकार है। ध्यान दीजिए, कार्तीय निर्देश तंत्र में R is depends on x, y और z। R किस पे निर्भर कर रहा है? x, y और z पर निर्भर कर रहा है। वक्र रेखी निर्देश तंत्र में R is depends on u1, u2 and u3। इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया, इसको इक्वेशन नंबर हमने 2 दिया। फिर हमने कल समीकरण 2 का आंशिक अवकलन किया था। क्या? समीकरण 2 का क्या करने पर? आंशिक अवकलन करने पर। ध्यान दीजिए, डी आर इज इक्वल्स टू डेल आर अपॉन डेल u1 du1 प्लस डेल आर अपॉन डेल u2 du2 प्लस डेल आर अपॉन डेल u3 du3। हमने ये किया, इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। उसके बाद में हमने आधार सदिश बेस वेक्टर के बारे में अध्ययन किया। बेस वेक्टर जो है वो डेल आर अपॉन डेल यू आई इज इक्वल्स टू बी आई। इसको हम क्या कहेंगे? आधार सदिश कहेंगे, जहां आई बराबर 1, 2 एंड 3। अर्थात कि डेल आर अपॉन डेल u1 को हम b1 बोल सकते हैं, डेल आर अपॉन डेल u2 को हम b2 बोल सकते हैं, और डेल आर अपॉन डेल u3 को हम b3 कह सकते हैं। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार से यदि मैं कहूँ कि इस समीकरण को यदि हम नंबर क्या दे दें? 4। इस कड़ी को मैं आगे बढ़ाऊं, और कल हमने फिर से ध्यान में दीजिए, हमने स्केल गुणक जो फैक्टर है, स्केल फैक्टर, उसके बारे में भी चर्चा की थी। स्केल गुणक को HI से प्रदर्शित करते हैं, और HI स्केल गुणक की डेफिनेशन कल हमने आपको बता दी थी, पुनः एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आधार सदिश का परिमाण। क्या? आधार सदिश किसे कहते हैं? BI वेक्टर का परिमाण, मैग्नीट्यूड क्या कहलाता है? स्केल गुणक कहलाता है। अर्थात HI इज इक्वल्स टू मोड ऑफ BI। BI को और क्या लिख सकते हैं? डेल आर अपॉन डेल यू आई, जहां I बराबर 1, 2 और 3 ये होगा। ठीक है, इसे हम समीकरण नंबर 4 दे लेते हैं, 5 समीकरण नंबर हमने इसको दे दिया। अब हम इसको जब आगे पढ़ेंगे तो मैं अब आज की जो टॉपिक है मैं यहीं से शुरू करूंगा। ये क्या है, ये कैसे शुरू हो रहा है,
कहाँ से हम इसको आगे पढ़ने वाले हैं, तो आप जो है अब ध्यान देना प्रारंभ करें। ये समीकरण नंबर कुछ आपके सामने मैंने लिखे हैं, वो आपने नोट डाउन करने हैं और उनके ऊपर जब मैं दोबारा से आगे आपको पूछूंगा कि जिसका मान समीकरण में रखने पर, तो आपको ये पीछे से देखना है, ठीक है। अब हम कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से आज का ये टॉपिक स्टार्ट होगा। ध्यान दीजिए, एक शॉर्ट नोट हम लिख सकते हैं, आधार सदिश होता क्या है, लिखिए आधार सदिश क्या है। आधार सदिश वक्रों पर खींची गई स्पर्श रेखा होती है। क्या? आधार सदिश वक्रों पर खींची गई स्पर्श रेखा होती है यदि, जैसे हम एकांक सदिश लेते हैं किसके लिए, कार्तीय निर्देशांकों में जब हम एकांक सदिश लेते हैं तो x, y और z के लिए i कैप, j कैप और k कैप लेते हैं, वैसे ही एक अगला चेंज यहाँ वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में भी आने वाला है। वो क्या है, उसके बारे में, उसका एकांक सदिश हम कैसे बनाएंगे, वो क्या होगा, उसके बारे में अब हम चर्चा करने प्रारंभ कर रहे हैं। यदि आधार सदिशों की दिशा, क्या, आधार सदिशों की दिशा ई आई कैप से व्यक्त करे तो, ई आई कैप से व्यक्त करे तो आपने पहले पढ़ रखा है, हम एकांक सदिश की परिभाषा देखना चाहेंगे। एकांक सदिश क्या होता है? एकांक सदिश होता है सदिश बटा सदिश का परिमाण, यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यदि एकांक सदिश मैं क्या ले लूं, ई आई कैप, तो ई आई कैप इज इक्वल्स टू क्या होगा, सदिश हो गया बी आई वेक्टर और इसका परिमाण हो गया मॉड ऑफ बी आई वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ से मैं जब इसको वज्र गुणा करूँ तो बी आई वैक्टर इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, ई आई कैप एंड मल्टीप्लाई बी आई वैक्टर का मोड, ठीक है। चूँकि आपको पता है कि आधार सदिश का परिमाण ही क्या कहलाता है, स्केल गुणक कहलाता है, तो बी आई का परिमाण क्या लिख दिया हमने, एच आई। तो फाइनली बी आई वैक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ई आई वैक्टर और एच आई लिख सकता हूँ। इसे हम समीकरण नंबर 6 दे देते हैं। इक्वेशन नंबर क्या दे दी हमने, 6। समीकरण 6 देने के बाद में हम आपको वापस समीकरण नंबर 3 में लिए चलते हैं। तो ध्यान दीजिए, पुनः दोबारा से, पुनः कौन से समीकरण से, समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या है आप याद करें, डी आर बराबर डेल आर अपॉन डेल यू वन डी यू वन प्लस डेल आर अपॉन डेल यू टू डी यू टू प्लस डेल आर अपॉन डेल यू थ्री डी यू थ्री, यही था। तो अब हम इसको क्या क्या लिख सकते हैं, कैसे कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि डेल आर अपॉन डेल यू आई, डेल आर अपॉन डेल यू टू और डेल आर अपॉन डेल यू थ्री को हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं b1 du1, इसे हम लिख सकते हैं b2 du2, इसे हम लिख सकते हैं b3 du3। और अब इस वेक्टर आधार सदिश को अभी हमने देखा क्या कि हम बी आई वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, h1 ei hi और ei कैप। यहाँ से आप बना सकते हैं i बराबर 1, 2 और 3 पुट करते हुए। और इसको मैंने कैसे लिखा वो भी मैं आपको साइड में दोबारा से लिख देता हूँ, क्योंकि आधार सदिश क्या होती है, डेल आर अपॉन डेल यू आई। यहाँ भी i बराबर कितना लेना है,
1 2 और 3। ध्यान दीजिए, मैं B1 को क्या लिख सकता हूँ, यदि I बराबर 1 पुट करूँ तो B1 इज इक्वल टू H1 E1 कैप। ध्यान दीजिए, H1 E1 कैप DU1, उसको क्या लिख सकते हैं, H2 E2 कैप DU2, H3 E3 कैप DU3, और इधर क्या है, DR वेक्टर। बोलिए समझ आ रहा है, क्लियर है? यहाँ तक अब लोग आगे, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम दोबारा से समीकरण 3 देख रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये दिख रहा है आपको समीकरण 3, ये है समीकरण 3। यदि ये है तो अब हमको क्या करना है, अब हमें इसको दोबारा से अलग रूप में लिखना है। ध्यान दीजिए, यदि हम इसको इकट्ठा करें तो किस किस तरीके से लिख सकते हैं, हमने लगाया समीशन I बराबर 1 to 3, ठीक है। और यहाँ क्या लिख सकते हैं, डेल R अपॉन डेल U I, डेल R अपॉन डेल U I और DU I लिख सकते हैं। यदि मैं इसको और दूसरा रूप देना चाहूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 2 3 BI वेक्टर और DUI, ये क्या हो गया, DR हो गया, ठीक है। इसे हम समीकरण नंबर दे देते हैं 7, इसे हम समीकरण नंबर दे रहे हैं 7, ठीक है मित्रों। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है रेखा अवयव। मिटा देते हैं, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। हमारी जो अगली डेफिनेशन है और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रेखा अवयव, लाइन एलिमेंट। रेखा अवयव को DS से डिनोट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन ले लें, क्या, DR का परिमाण, DR का परिमाण रेखा अवयव DS कहलाता है। DR का परिमाण रेखा अवयव DS कहलाता है, मतलब DS इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ DR। यदि दोनों तरफ मैं वर्ग कर दूं तो मैं लिख सकता हूं इस तरीके से। यदि बेटा मैं इसको खोलना चाहूं तो इनको 2 पार्ट में खोल सकता हूं, आपको पता है, खुल गए। थोड़ी देर के लिए मैं आपको कहना चाहता हूं, हम इमेजिन करते हैं कि थोड़ी देर के लिए इनके साथ में जो इनका मापांक है, थोड़ी देर के लिए हम हमारे साइड दिमाग से हटा देते हैं, जिससे कि हम इसको थोड़ा सा तेज करने का प्रयास और ठीक से समझने का प्रयास कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, DR को अभी हमने समीकरण 7 में क्या लिखा था, हम उसके ऊपर दोबारा आपको लेके जा रहे हैं। हमने लिखा था समीशन I इज इक्वल्स टू 1 to 3, हमने ले लिया BI DUI डॉट। इसके लिए हमने ले लिया समीशन J इज इक्वल्स टू 1 to 3 BJ और DUJ ले लिया। यदि अब हम इनको साथ में लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे, ध्यान दीजिए, समीशन I J इज इक्वल्स टू 1 to 3 BI डॉट BJ DUI डॉट DUJ। क्लियर है? यहाँ यदि मैं इसको समीकरण नंबर 8 दे दूं और आगे मैं आपके साथ में इसमें चर्चा लगातार, क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे बार बार पड़ने वाली है, आप लोग ध्यान से एक बार दोबारा से हम इसको रिपीट करेंगे ज़रूर से, लेकिन आप रुके रहें। अब हमको पता है कि जैसे कार्तीय निर्देश तंत्र में भी क्या होता है, ये काम हमारा समझने के लिए है, ये नोट डाउन करने का काम नहीं है, ये आपके समझने के लिए है। जैसे कि ये एक्सिस हैं x, y और z, और ये इनकी स्थिति सदिश i कैप, j कैप और k कैप, इनके यूनिट वेक्टर, उनकी दिशा के परिमाणी जो हम लोग पढ़ते हैं। ये i और j या j और k या k और i एक दूसरे से क्या है, लंबवत है,
एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के एंगल पे हैं। तो अब हम इसी चीज़ को वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में भी पढ़ रहे हैं। तो हम लिखते हैं क्या, लंबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में आधार सदिश परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। क्या, लंबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में भी आधार सदिश परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। और अब लंबवत होते हैं तो अब हम इसको किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, आप ध्यान दें। bi.bj इसकी वैल्यू 0 भी आ सकती है। कब, जब i डज नॉट इक्वल टू j, ठीक है। और bi.bj इसकी वैल्यू bi² भी आ सकती है। कब, जब i इज इक्वल टू क्या होगा, j होगा। ध्यान दीजिए, हम इसको आपको थोड़ा तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। ये इन्होंने किया क्या है, ध्यान देना। i और j हम मान लें कि इन्हीं निर्देशांक अक्षों से लेकर के दो पॉइंट्स हैं। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कोस थीटा में खुलता है तो i डॉट जे अलग अलग एक्सिस पे हैं। इसका मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये खुलेगा bi.bj कॉस थीटा, थीटा कितना लेना होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री लेते ही कॉस 90 का मान 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। यदि i और j सेम एक्सिस पे है, मतलब ये इसके ऊपर आ जाता है, तो इनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। क्या खुलेगा, अब चाहे आप i की जगह j ले लें या j की जगह i ले लें, bi कॉस थीटा, यही होगा। और cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमने क्या लिख दिया, bi²। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। bi² लिख दिया हमने। bi² लिखने के बाद में अब हम इसकी वैल्यू जो है इसमें समीकरण 8 में पुट करते हैं। किसमें, समीकरण 8 में रखने पर, समीकरण 8 आप यहाँ देख रहे हैं। तो वापस से मैं यदि इसको लिखूं तो कैसा लिखूंगा, ds² इज इक्वल्स टू क्या लिख दूं, bi² और dui²। और अब हम वापस से जो हमने आपको थोड़ी देर के लिए कहा था कि आप भूल जाइए, ऐसा नहीं है, लेकिन वो चल रहा था, हमने इसको वापस से यहाँ ले लिया। यदि अब हम कहें इसको मैं अंदर ही खोलना चाहूं समेशन के साथ में, समेशन i इज इक्वल टू 1 to 3 bi² और dui²। क्या खुलेगा, b1² du1² प्लस b2² du2² प्लस b3² du3²। ठीक है, और मॉड ऑफ जो ये लगना है ये इसके ऊपर bi पर जाके लगेगा। और मॉड ऑफ bi क्या है, स्केल गुणक hi। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, सीधा लिखूं तो h1² du1² h2² du2² प्लस h3² du3²। ये जो वैल्यू आई हमने इसको नंबर दे दिया, इक्वेशन नंबर 9। रिपीट अगेन, एक बार वापस से हम लोग देखेंगे हमने क्या किया। हमारा टॉपिक है रेखा अवयव, लाइन एलिमेंट। इसको ds से डिनोट करते हैं, ds से व्यक्त करते हैं। dr का परिमाण रेखा अवयव ds कहलाता है। dr का जो परिमाण है वो रेखा अवयव ds कहलाता है। जैसी इसकी परिभाषा उसके अकॉर्डिंग इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो गया, ds इज इक्वल टू मॉड ऑफ dr। यदि इसका स्क्वायर करें तो इस तरीके से लिखेंगे, दो अलग अलग पद बनाए। थोड़ी देर के लिए हमने सोचा, हमने माना कि ये नहीं है, तो हमने इसको सिंपल वे के अंदर लिखा।
एक बार हमने I से स्टार्ट किया, एक बार हमने J से स्टार्ट किया। क्यों किया उसका रीज़न मैंने आपको वहाँ बताया। दोनों को साथ में लिखते हुए यहाँ आए। यहाँ पे हमने देखा कि जिस तरीके से इनके सदिश एकांक सदिश हैं और एक दूसरे से लंबवत हैं, तो लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में भी आधार सदिश परस्पर क्या होंगे, लंबवत होंगे। जब ये होंगे तो आधार सदिशों के लिए दो कंडीशन यहाँ पे बनी, केस 1 और केस 2। दोनों पूछा जा सकता है। If I does not equal to J, then I equal to J. I does not equal to J, angle becomes 90 degree, cos 90 value 0. Angle became 0 degree when I is equals to J, cos 0 is value 1. Then BI dot BJ is equals to BI square. समीकरण 8 में दोबारा से हमने जब इसको मान रखा तो इस तरीके से DS स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमने मान को यहाँ से पुट करते हुए लिख लिया। इसको खोला, चूँकि वापस मैंने यहाँ कहा था आपको कि इसको इमेजिन करके रखना है, अभी हम कंटिन्यू नहीं करना है, वापस ले आए। मोड ऑफ BI स्क्वायर क्या होगा, H1 H2 स्क्वायर H3 स्क्वायर। ये समीकरण 9 तक की बात आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखी होगी। अब हम इसको आगे लेके जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, समीकरण 9 क्या है, जो कि वक्र रेखी निर्देश तंत्र में, जो कि वक्र रेखी निर्देश तंत्र में रेखा अवयव है। ठीक है, रेखा अवयव का मान वक्रों पर भी ज्ञात किया जा सकता है। रेखा अवयव का मान वक्रों पर भी ज्ञात किया जा सकता है। तो सबसे पहले कौन से वक्र के लिए, U1 वक्र पर U2 और U3 क्या होंगे, कांस्टेंट। पता है आपको, तो यदि ये कांस्टेंट हैं तो इनके जो डेरिवेटिव होंगे वो क्या होंगे, 0। तो सबसे पहले कौन से वक्र पर निकाल लें, U1 वक्र पर क्या होगा, ध्यान दीजिए, रेखा अवयव को मैंने बना दिया DS1, बिकॉज U2 और U3 गायब हो जाएंगे। क्या बच गया, H1 स्क्वायर DU1 स्क्वायर। यदि यहाँ से मैं इसका स्क्वायर हटा दूँ दोनों तरफ से, तो DS1 इज इक्वल्स टू H1 और DU1। सिमिलरली U2 वक्र पर क्या होगा, U3 U1 दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, और DU3 और DU1 की वैल्यू क्या होगी, 0। तो DS2 बराबर H2 DU2 और U3 वक्र पर कौन कौन, U1 U2 दोनों कांस्टेंट होंगे, DU1 DU2 दोनों की वैल्यू 0 होगी, और DS3 इज इक्वल्स टू H3 DU3 होगी। ठीक है, अब हम इसका आयतन ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिए, आयतन को ये मिलकर के जो है एक षटफलक का निर्माण करते हैं। कौन कौन, DS1 DS2 और DS3। अब आयतन ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आयतन को यहाँ पे दो तरीके से शो किया गया है, DV भी रखा गया होगा कहीं और डिटो भी लिखा गया होगा। ठीक है, DV भी हो सकता है, डिटो भी हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करें, DS1 मल्टीप्लाई DS2 मल्टीप्लाई DS3। मैक्सिमम जगह DV है। DS1 की वैल्यू H1 DU1, DS2 की H2 DU2 और इसकी H3 DU3। साथ में लिखिए तो H1 H2 H3 DU1 DU2
du3 और ये इसका क्या होगा, आयतन होगा। बहुत बार राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, प्रूव दैट dv इज इक्वल्स टू h1 h2 h3 du1 du3। ठीक है, इस सारे काम को एक बार दोबारा से हम शॉर्ट नोट के रूप में देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये वो बेसिक है जिससे इस पूरी बुक की डिपेंडेंसी है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। यही हमारी पहली और अंतिम प्राथमिकता है, क्योंकि ग्राफ एजुकेशन एकेडमी का जो पूरा परिवार है अपना संपूर्ण यहाँ पे देने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे उतर रहा है, और वह सदैव गुणवत्ता शिक्षा की पहल के लिए ही लगातार कार्य करता रहता है। तो एक बार पुनः अब हम इसको वापस से शॉर्ट रूप में कैसे ब्रीफ में लिया जाए, कैसे याद किया जाए, क्या हम फटाफट से इसको रिवाइज कर सकते हैं, माइंड में कितनी देर स्टेबल रहता है, पुनः देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने बहुत थोड़ा सा, मैं छोटे छोटे नोट्स के रूप में आपके साथ में बढ़ूंगा। सबसे पहले हमने आर को जो है, जो पोजीशन वेक्टर हमने लिया वक्र रेखी निर्देश तंत्र में, वो u1 और u2 u3 पर डिपेंड था। ठीक है, इसका हमने क्या किया, इसका हमने आंशिक अवकलन कर लिया, तो क्या आया, डेल r अपॉन डेल u1 du1 प्लस डेल r अपॉन डेल u2 du2 प्लस डेल r अपॉन डेल u3 du3 आ गया। इसके बाद में हमने एक डेफिनेशन आप लोगों को बताई, आधार सदिश डेल r अपॉन डेल u i को, जहाँ i बराबर 1, 2 एंड 3 है, आधार सदिश कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने एक स्केल गुणक की परिभाषा भी आपसे शेयर की, जिसको HI से व्यक्त करते हैं, और HI क्या होता है, मॉड ऑफ BI होता है, क्या, आधार सदिश का परिमाण। BI के लिए हम क्या लिख रहे हैं, डेल r अपॉन डेल ui। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये हमने HI स्केल गुणक लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए एकांक सदिश भी यदि हम निकालने का प्रयास करते हैं तो EI कैप इज इक्वल्स टू मॉड वेक्टर ऑफ BI और मॉड ऑफ BI। BI को क्या लिख सकते हैं, EI और इसको HI। मतलब कि यदि I बराबर 1, 2, 3 दें तो B1, B2 और B3 के अलग मान आपको प्राप्त होने लगेंगे। उसके बाद में हमने रेखा अवयव के बारे में चर्चा की, जो कि DS से व्यक्त किया। रेखा अवयव DS से व्यक्त करने के लिए हमने कहा कि dr का परिमाण क्या कहलाता है, रेखा अवयव कहलाता है। ये लेने के लिए हम लोगों ने इसका स्क्वायर किया और मान निकालते हुए हम DS1, DS2 और DS3 के मानों तक पहुंच गए, H1 du1 H2 du2 H3 du3। जब इसका आयतन हमने निकाला तो H1 H2 H3 du1 du2 du3 हमने प्राप्त किया, जो कि बहुत बार पूछा गया है। ठीक है मित्रों, तो अब तक हमने जो पढ़ा वो अब तक हमें याद हो गया होगा। नहीं हुआ हो तो एक बार आप प्रयास अवश्य करें, दोबारा से इसे देखें, क्योंकि नई चीज़ है, थोड़ा अलग सा महसूस ज़रूर होगा, लेकिन बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छा प्रश्न पत्र है। ध्यान दीजिए, स्कोरिंग पेपर भी है, आप यहाँ पे ध्यान दें। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम हमारा जो टॉपिक नंबर नेक्स्ट है क्या है, अदिश फलन की प्रवणता। ठीक है, ध्यान दीजिए, अदिश फलन की प्रवणता। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन है इसकी, हमने कल भी आपसे चर्चा की थी, हम दोबारा से इसकी चर्चा कर रहे हैं। क्या, किसी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन में अधिकतम
परिवर्तन की दर अदिश फलन की प्रवणता कहलाती है। क्या? किसी अदिश क्षेत्र में, अदिश फलन में अधिकतम परिवर्तन की दर अदिश फलन की प्रवणता कहलाती है। इसे ग्रेड से व्यक्त करते हैं। अतः ग्रेड फाई इज इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी आर मैक्सिमम, या डी फाई अपॉन डी फाई अपॉन डी एन एन कैप। एन कैप क्या है? एन के अक्षों की ओर इसकी दिशा एकांक सदिश को व्यक्त करती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बार रिपीट कर लेते हैं। किसी अदिश क्षेत्र में, अदिश फलन में अधिकतम परिवर्तन की दर अदिश फलन की प्रवणता कहलाती है। इसे ग्रेड से व्यक्त करते हैं। इसको इस तरीके से गणितीय रूप में लिखा जाता है, जो कि आपने बीएससी पार्ट प्रथम वर्ष की कक्षा में पढ़ा होगा। ठीक है, अब आप देखिए आगे। अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे और आगे आपको इसका डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। माना दो अदिश क्षेत्र S1 व S2 है। क्या है? S1 व S2 हैं। इनके ऊपर जो अदिश फलन जो है, जो इस प्रकार से हैं, हमने बना लिया। ये एक क्षेत्र, ये दूसरा क्षेत्र, इसको S1 नाम देते हैं, इसको S2 नाम देते हैं। ये P पॉइंट ले लें, ये Q पॉइंट ले लें, ये O पॉइंट ले लें, इसको इससे मिला दें। इसकी दिशा इधर है, इसकी इधर है, इसकी इधर है। ठीक है मित्रों, ये O बिंदु का P बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R है। O बिंदु का Q बिंदु के सापेक्ष R प्लस डी आर है। ये S1 और S2 दो क्या हैं? हमारे पास में क्षेत्र हैं। U1, U2 और U3 के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। हमने इसको आगे बढ़ाया और इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया। इसकी वैल्यू क्या है? dn है। ठीक है, हम अब आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाने का प्रयास करेंगे। अभी मेरे पास PQ की जो वैल्यू है वो मुझे पता नहीं है। मुझे किसकी वैल्यू पता नहीं है? PQ की वैल्यू पता नहीं है। तो सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल लेता हूँ त्रिभुज OPQ से। कौन से त्रिभुज से? OPQ से सदिश क्षेत्र के त्रिभुज नियम से। ठीक है, सदिश क्षेत्र का त्रिभुज नियम क्या है? थोड़ा बेसिक्स हम यहाँ पर ही क्लियर करेंगे। ये नोट्स के लिए नहीं है, ये नोट डाउन करने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। हो सकता है बेसिक्स आपके हिल गए होंगे, या जिस व्यक्ति को याद है अच्छी बात है, जिसे नहीं है, जिसे नहीं पता है, उसे ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके बहुत काम आने वाला है। सदिश क्षेत्र का त्रिभुज कहता क्या है? मान लें हमने एक ट्राइंगल लिया ABC, ए के सामने वाली भुजा की लंबाई A ले ली, इसको B ले लिया, इसको C ले लिया। अब यदि इनकी डायरेक्शंस जो हैं यदि क्रमागत है, क्रम का मतलब A ने C को धक्का मारा, C ने B को मारा, B ने वापस A को मारा, इसका मतलब कि जो जहाँ से शुरू हो रहा है, आप C से पढ़ना चाहें C से पढ़ें, आप B से देखना चाहें B से देखें, A से देखना चाहें A से देखें। ये तीनों भुजाएं एक दूसरे के लिए क्या है? क्रमागत है। तो अब हम लिख सकते हैं कि इन तीनों भुजाओं की जो लंबाइयों का जो योग है वो क्या है? 0। ठीक है, परंतु यदि कोई त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं क्रमागत है और तीसरी इसके विपरीत क्रम में है, ध्यान दीजिए, ये इसके क्रमागत है लेकिन ये वाली जो दिशा है
मतलब ए बी जो भुजा है इसके विपरीत क्रम में है। यदि इसका मान a, इसका b और इसका c हो तो अब हम क्या लिख सकते हैं, c इज इक्वल्स टू a प्लस बी की क्रमागत भुजा का मान, तो सॉरी विपरीत क्रम की भुजा का मान क्रमागत भुजाओं के योग के बराबर होगा। इसी तरीके से त्रिभुज OPQ के लिए हम लें तो क्या ले सकते हैं, ध्यान दीजिए, ये यहाँ से इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो क्रमागत भुजाएं कौन कौन सी हो गई, OP प्लस PQ इज इक्वल्स टू OQ। अब हमें क्या नहीं पता, PQ की वैल्यू पता नहीं है, तो PQ इज इक्वल्स टू OQ माइनस OP। OQ की वैल्यू कितनी है, R प्लस DR, OP की R से R कैंसिल हो गया, देन PQ इज इक्वल्स टू क्या बच गया, DR। तो अब PQ की जो वैल्यू है मैं क्या लिख दूं यहाँ पे, DR। आप लोगों ने बेसिक्स फिर से देखा होगा, एक बार जो नहीं है वो दोबारा से देख लें। सदिश क्षेत्र के त्रिभुज नियम से इस प्रकार के त्रिभुजों का हल हमको प्राप्त होता है और इस तरीके से हमने कैलकुलेट करके इसका मान DR यहाँ पे रख दिया। इसकी जो डेरिवेशन होगी, इसकी जो आगे की जो गतिविधि होगी, या इसके लिए जितना भी हमको काम करना है, बहुत अच्छा टॉपिक है, हम अगली क्लास के लिए इसको लेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें और सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लगातार गुणवत्ता शिक्षा को आपके बीच में लाने का हम समस्त स्टाफगण, समस्त हमारी पूरी टीम लगातार आपके साथ में जुड़ी रहेगी, आप तक गुणवत्ता शिक्षा पहुंचाएगी। इसी के साथ धन्यवाद।